देखो, ये एक इंडिविजुअल है, इसको घूमने के लिए जाना है बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में घूमने के लिए जाना है, तो इसने क्या किया, टिकट निकाल लिया। ठीक है, इसके पास में टिकट है बॉम्बे में जाने के लिए। किसका टिकट है? एरोप्लेन का टिकट। ठीक है, अब ये पहले घर से बाहर निकलेगा और सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जाएगा, ट्रेन में बैठेगा और उसके बाद में मुंबई पहुंच जाएगा। बराबर। अब ये जब घर से निकला ना, तो इसको कहाँ जाना था? मुंबई जाना था। इसके पास में टिकट भी था। ठीक है, एयरपोर्ट तक पहुंचने तक ये अपने फेट को चेंज कर सकता है। मतलब ये, इसको मुंबई जाना है तो ये अपने जो भी ट्रिप है इसको कैंसिल कर सकता है। कब तक? जब तक वो प्लेन में बैठ नहीं जाता। प्लेन में बैठने के बाद में भी वो नीचे उतर सकता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि प्लेन में बैठने तक या का जो फेज है ये इसका स्पेसिफाइड है। बट अगर एक बार प्लेन स्टार्ट हो गया और उसको पता चल गया कि मुंबई जो है उसमें आपके कोई तो भी नेचुरल डिजास्टर आया है या फिर कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहां पे लॉकडाउन लग गया, तो प्लेन स्टार्ट होने के बाद में वो अपने फेट को चेंज नहीं कर सकता। अभी उसको बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। तो यहां से इधर का जो फेज है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये डिटरमाइंड। तो वैसे ही सेल का होता है। सेल जो है ये अपना एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सेल जो है इसका फेट डिसाइड होता है। जैसे मैंने ये वाला जो एम्ब्रियो का पोजीशन था, यहां से एक सेल को निकाला, तो ये जो पोजीशन है ये ब्रेन के लिए डिटरमाइंड है। मतलब यहाँ के सारे सेल ब्रेन में डिफरेंशिएट होते हैं, यहाँ के सारे सेल लिवर में डिफरेंशिएट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ का अगर आप सेल निकालोगे, अभी तो वो लिवर में डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, होगा आगे चल के। इसको बोला था फेट मैप। मतलब हमारे पास एक एम्ब्रियो है, या फिर अपन इसको बोलेंगे ये मोरूला स्टेज है, उसके बाद में ये ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट होगा, और ब्लास्टुला स्टेज में अपन क्या बताएंगे? फेट मैप निकालेंगे। फेट मैप का मतलब क्या? कि जो आपका ब्लास्टुला है, इसके कौन से पोजीशन का सेल कौन से टिश्यू में आगे चल के डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये आपका हार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो अलग अलग पोजीशन वाले सेल अलग अलग टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है, और यहां का मैंने सेल निकाला लीवर पोजीशन वाला। ये सेल और हार्ट का सेल सेम दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंशिएट आप इसमें नहीं कर सकते, ये दोनों भी सेम ही है। इनमें तो अभी अभी भी लीवर वाले जीन एक्सप्रेस नहीं हुए, हार्ट वाले जीन एक्सप्रेस नहीं हुए, बट आगे चल के ये लीवर और हार्ट में डिफरेंशिएट होने वाला। तो अपने क्या किया, जो लीवर वाला पोजीशन था वहां से एक सेल निकाला। ये आपको नॉर्मल सेल की तरह ही दिख रहा है, जैसे हार्ट का सेल दिखेगा, जैसे ब्रेन का सेल दिखेगा बिफोर डिफरेंशिएशन, तो सभी सेल आपको एक जैसे दिखेंगे ब्लास्टुला स्टेज। बट हमें चेक करना है
कि ये सेल कौन से टिश्यू में डिफरेंशिएट होता है। तो उसके लिए हमने इसको क्या किया, कोई भी फैक्टर नहीं दिया, इसको न्यूट्रल मीडिया में अपन ने इनोकुलेट कर दिया। और न्यूट्रल मीडिया में इनोकुलेट अगर आप करोगे तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और ग्रो करेगा। तो फाइनली ये डिफरेंशिएट हो जाता है लीवर में। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पास में सर्टिफिकेट था किसका, लीवर का। मतलब पहले से ये डिसाइडेड था कि ये सेल किस में डिफरेंशिएट होगा, लीवर में। मतलब हम बोलेंगे कि चलो इसने फेट, पर्टिकुलर फेट के लिए कमिटमेंट करके रखा था। कौन सा फेट, लीवर के। अब अपन क्या करते कि इस सेल को एक ऐसे प्लेट में रखते जहां पे किडनी के लिए ग्रोथ फैक्टर रखे। मतलब वो ग्रोथ फैक्टर किडनी रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं और सेल को किडनी सेल में डिफरेंशिएट करते हैं। हमने उस प्लेट में उसको रखा, तो आपको आफ्टर इंक्यूबेशन क्या मिला कि वो सेल किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा है मतलब उसने अपने फेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो उसने कमिटमेंट तो लीवर के लिए करके रखा था, बट टाइम पे उसने अपने फेट को चेंज कर दिया किडनी में। जैसे अपन ने नीचे जो एग्जांपल लिया है ना कि ये इसको बॉम्बे जाना है, उसको अभी एयरपोर्ट पे पता चल गया कि मुंबई में लॉकडाउन लग गया है, वहां पे एंट्री मना है। तो वो क्या करेगा, एयरपोर्ट से ही घर वापस चला जाएगा। बॉम्बे जाके भी क्या करेगा, वहां पे तो लॉकडाउन है, घूम नहीं सकता वहां पे। तो इसलिए वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया है, वहां पे उसको वो न्यूज पता चली। तो अपन क्या बोलेंगे, वहां तक जाने के बाद में वो घर वापस आ सकता है, तो मतलब वो स्पेसिफाइड है मुंबई के फेट के लिए। बट अगर प्लेन में बैठ गया और प्लेन स्टार्ट हो गया, अब उसको प्लेन में पता भी चल गया कि वहां पे लॉकडाउन लगा है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, मुंबई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेन में बैठ चुका है अभी। तो अपन बोलेंगे कि अभी वो चाहकर भी अपने फेट को चेंज नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे अपन वो डिटरमाइंड हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ पे आप किडनी ग्रोथ फैक्टर देने के बाद में भी सेल अगर लीवर में डिफरेंशिएट होता है, जो उसका प्राइमरी फेट था, उसमें अगर वो डिफरेंशिएट होता है, तो अपन बोलेंगे कि अब ये डिटरमाइंड हो चुका है। आप उसको कोई भी फैक्टर दो तो भी वो आपका जो पहले फेट डिसाइड हुआ है उसमें ही ये डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वो डिटरमाइंड। अगर वो अपने फेट को चेंज करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो स्पेसिफाइड। ठीक है क्या यहाँ तक अब समझ में आया क्या, ये स्पेसिफिकेशन या डिटर्मिनेशन। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट, कमिटमेंट का पहला फेज अपन ने स्पेसिफिकेशन लिया, और स्पेसिफिकेशन में पहला टाइप है आपका ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का मतलब देखो, ये अपना एक 4 सेल स्टेज, या कंसिडर कर लेते अपन कि ये अपना एग है, और एग में आपको पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपन स्टोर करके रखते हैं। तो जो एग सेल होता है इसमें अपन ने क्या किया है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखा है, जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये अपन ने साइटोप्लाज्मिक फैक्टर को स्टोर करके रखा है। चार अलग अलग क्वाड्रेंट में अपन ने 4 अलग अलग फैक्टर को स्टोर करके रखा है। ये अलग अलग साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ए फेट, मतलब जो भी फेट होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं
ए नाम का एक साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है जो ए फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो सेल में आ गया वो सेल ए फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बी फैक्टर जिसमें आ गया वो बी फेट में कन्वर्ट हो गया, सी तो सी में और डी तो डी। अब ये अपना क्या है, एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, जो साइटोप्लाज्म में जो आपके प्रोटीन्स है या फिर आपके एमआरएनए है या फिर अदर फैक्टर्स है, उसको अपने स्टोर्ड करके रखा है और अलग अलग क्वाड्रेंट में स्टोर करके रखा है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो जाइगोट आपका एक सेल है, ये फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट अगर फॉर्म होता है तो सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। सेल अगर आपका डिवाइड होता है तो पहले 2 सेल स्टेज आएगा, जिसमें आप अगर वर्टिकली अगर डिवीजन करते हो तो एक सेल में ए बी फैक्टर आएगा और एक में आपका डीसी फैक्टर है। उसके बाद में फिर 2 सेल स्टेज जो है इसको आप 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट कर दो, तो अभी आपके पास में 4 सेल आ गए बराबर। 4 सेल स्टेज में क्या मिला आपको कि चारों सेल में अलग अलग फैक्टर्स, मतलब ये जो सेल है ए वाला जो सेल है ये ए फेट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अब अगर आपने इसको निकाल दिया, किसको, ए सेल को, ए सेल को अगर आपने रिमूव कर दिया तो उसके बाद में नो ए टिश्यू, मतलब आपको ऑर्गेनिज्म में जो ए फेट वाला टिश्यू था वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ए फैक्टर जो है ये एक ही सेल में है वहां पे, और 4 सेल स्टेज में अगर आपने एक सेल को अगर निकाल दिया तो सारे के सारे ए फैक्टर वो सेल में चले गए बराबर। अब आपके ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ए फेट आपको नहीं मिलेगा, तो इस टाइप के स्पेसिफिकेशन को बोला जाता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब वो सेल का फेट कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो सेल जो है उसका फेट डिपेंड करता है उसके साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, बाहर का कोई भी फैक्टर उसके फेट को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या, तो आप देख लो यहाँ पे डी सेल जो ये डिवाइड होगा, इसका 2 सेल बनेंगे। डी सेल जो है ये अगर डिवाइड होता है तो डी सेल के कितने सेल बनेंगे, 2। सी सेल के सेल कितने बनेंगे, 2। बी सेल जो है ये भी डिवाइड होगा, इसके भी 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका डी सेल है और ये आपका बी सेल है, ये सी सी। ए सेल और डी सेल फिर से एक एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ का जो स्पेस था जहां से अपन ने ए को निकाल के फेंक दिया वहां पे एक बी आ गया और एक डी आ गया। बट ये जो सेल है जो ए पोजीशन पे आए हैं ये ए में डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में फैक्टर्स कौन से हैं, एक सेल में डी है और एक सेल में बी है, तो बाहर का कोई भी फैक्टर उनको ए में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिज्म में आपका ए टिश्यू जो है ये गायब रहेगा। तो इस टाइप के स्पेसिफिकेशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। यहां पे जो सेल है उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट, इसका मतलब क्या है, जैसे एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट जो है इसका पोटेंशियल है कि ये 80% ला सकता है। ठीक है,
अगर ये घर में ही पढ़ाई कर रहा है तो ये कितना परसेंट ला सकता है? 80%। बट इसको अगर आपने अच्छे एकेडमी में डाल दिया, जैसे एलन एकेडमी है, इसमें आपने इसको डाल दिया, तो ये 12th में अगर अच्छा एकेडमी में भी एडमिशन करता है तो भी 80% ही लाता है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? इसका पोटेंशियल कितने का था? इसका पोटेंशियल था 80%। ठीक है, और फेट कितना हुआ? वो भी 80% ही है। बढ़ नहीं रहे ना मार्क, मार्क जितने हैं उतने ही आ रहे हैं। तो घर में पढ़ाई करेगा तो भी 80 लाएगा। अगर इसका पोटेंशियल 80 का है और घर में पढ़ाई करने की वजह से अगर इसको 60% आते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? देखो यहाँ, ये अगर घर में पढ़ाई करता है तो इसके परसेंटेज आते हैं 60। अगर ये कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है तो इसके परसेंटेज आते हैं 90। ठीक है, या अपन यहाँ पे इसको 80 बोल रहे हैं पोटेंशियल इसका, तो 80 का। तो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में आप इसको डालोगे तो इसका मार्क बढ़ जाएगा 80%। तो इसका पोटेंशियल आप कितना बोलोगे? पोटेंशियल इसका 80% का है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इज ग्रेटर देन फेट। समझ में आया कि ये पोटेंशियल और फेट का मतलब? हाँ सर। तो पोटेंशियल आपके ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में कितना होता है? जितना फेट होता है। आप वो सेल को निकालोगे तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उसको अगर बाहर से कोई फैक्टर भी दोगे तो भी वो दूसरे इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? इसका पोटेंशियल एक टिश्यू का है और फेट भी वो उसी में है। वो एक ही टाइप के टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है, तो पोटेंशियल भी उसका उतना ही है जितना फेट। ठीक है, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या? सुन लो, ये जो आपका सेल है, ये अगर आपने इसको लीवर का फैक्टर दिया तो ये लीवर में डिफरेंशिएट हो रहा है। इसको आपने किडनी का फैक्टर दिया तो ये किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा है। इसको आपने हार्ट का फैक्टर दिया तो ये हार्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। मतलब ये नियर अबाउट सभी टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो स्पेसिफिक कंडीशन अगर आप उसको दोगे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन अगर आप उसको दोगे, कंडीशन मतलब इंड्यूसिबल फैक्टर, तो उस केस में ये आपका लीवर, किडनी, हार्ट एंड अदर टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे कि जब इसको हम लीवर का फैक्टर देते तो ये लीवर में, किडनी का देते तो किडनी में, हार्ट का देते तो हार्ट। अगर आप इसको कोई भी फैक्टर अगर नहीं दे रहे हो तो ये ब्रेन में डेवलप हो जाता है। मतलब इसका फेट किसके लिए था रे? इसका फेट जो है ये किसके लिए डिसाइड था? ब्रेन के लिए।
बट आपने स्पेसिफिक इंड्यूसिबल फैक्टर अगर दिए तो ये लीवर, किडनी एंड हार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। मतलब ये सेल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि ये आपका हर एक टाइप के टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है। बट फेट तो कोई भी एक ही रहेगा ना, कोई भी एक ही सेल में ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इज ग्रेटर देन फेट। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। ये आपका रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी का मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्ब्रियो है, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे बोला था कि ये आपका लीवर में डिफरेंशिएट होगा, ये आपका किडनी में डिफरेंशिएट होगा, और ये बाकी के दूसरे फेट में डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे ये लिख लेते अपन ब्रेन एंड ये हार्ट। आपने क्या किया, किडनी का जो सेल था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के बाद में आपको, आपके पास में तीन ही सेल बच गए। कौन से सेल बच गए? हार्ट, ब्रेन एंड लीवर। अब देखो, ये जो किडनी वाले, जो ये जो पोजीशन है जहां पे सेल किडनी में डिफरेंशिएट होता है, यहाँ पे फैक्टर्स किसके लिए था? किडनी के लिए। ये जो सेल है जहां पे आपका ब्रेन में इसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ के सेल का, तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन से थे? आपके ब्रेन वाले। हार्ट वाले सेल का जो पोजीशन है यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं? हार्ट के। तो यहाँ पे आपका लीवर के फैक्टर्स। अब अपन ने क्या किया, सेल को रिमूव कर दिया। सेल को रिमूव करने के बाद में क्या होगा, सेल को रिमूव करने के बाद जो आपका लीवर सेल है वो जब डिवाइड होगा तो इसके पोजीशन पे आ गया आपका लीवर सेल, ठीक है। या हार्ट सेल डिवाइड हुआ तो हार्ट सेल आ गया आपके किडनी के पोजीशन में। मतलब जो आपका सेल का पॉपुलेशन या सेल को आपने जहां से निकाला था वहां पे सराउंडिंग सेल जो है उसने डिवाइड करके वो पोजीशन को ऑक्युपाइड कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो वहां पे आपको गैप नहीं मिला, वहां पे सेल आ गए, और वहां पे फैक्टर्स भी है किसके लिए? किडनी के लिए, ठीक है। भले ही सेल जो यहाँ पे आए हैं ये सेल किसके थे? लीवर के थे या फिर हार्ट के थे, बट सराउंडिंग में किडनी का फैक्टर होने के कारण अब ये जो पोजीशन है आपका, ठीक है, ये वाला सेल किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा? किडनी में। मतलब यहां पे कोई भी सेल को अगर आप निकालते हो तो उसके पोजीशन पे नेबरिंग सेल डिवाइड होके उसको टेक ओवर कर लेता, उसके फेट को टेक ओवर कर लेता। मतलब वहां पे अगर आपने पूरे किडनी के सेल को निकाल दिया तो बाकी के सेल डिवाइड होके वहां पे आ जाएंगे और वो क्या करेंगे? किडनी में डेवलप होंगे। तो इसको बोला जाता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट, जिसमें पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये आपके सेल के फेट को डिसाइड करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या हाँ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन? सर। हाँ सर। सर वो एक बार बताइए कौन कंडीशन। सा? ये लास्ट वाला है कंडीशन, रेगुलेटरी डेवलपमेंट कंडीशनल। देखो ये आपका जैसे एक एम्ब्रियो है, जैसे अपन ये ब्लास्टुला वाला स्टेज ले रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि ये जो आपका रीजन है ये पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? किडनी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में फैक्टर्स ही वैसे है, बराबर। ये जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें?
ये लीवर में, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो किडनी का पोर्शन था इतना, इसको आपने निकाल के फेंक दिया, इतने पोर्शन को आपने कट करके बाहर निकाल दिया ना। अब क्या होगा, या फिर आपने पूरे किडनी का जो पोर्शन था उसको ही निकाल के फेंक दिया, अब क्या होगा। अब हमारे हिसाब से किडनी के जो साइट आपका किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा था वो तो आपने निकाल के फेंक दिया, अब किडनी तो डेवलप होनी नहीं चाहिए। अगर ये ऑटोनॉमस होता तो ऑटोनॉमस में ऐसे ही होता है, बट क्या होगा कि ये जो लिवर के सेल है ना ये डिवाइड होंगे, और लिवर के सेल आ जाएंगे कौन से पोजीशन के ऊपर, किडनी के पोजीशन के ऊपर, बराबर। तो ये जो किडनी का स्पेस था यहाँ पे, या किडनी के जो सेल्स जो थे उसको अपने बाहर निकाला था तो वो आपका वैकेंट हो गया था। तो लिवर के सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और पोजीशन जो उसको ऑक्युपाई कर लेंगे, बट वहां पे कंडीशन किसके लायक है, किडनी के लायक है। तो भले ही वो लिवर सेल स्पेसिफाइड है, किसके लिए, लिवर के लिए। यहाँ के जो सेल है, ये जो पोजीशन अपन ने बताया है, यहाँ के सेल स्पेसिफाइड हो चुके हैं किसके लिए, लिवर के लिए। बट जब ये सेल डिवाइड होके किडनी वाले पोजीशन पे आते हैं तो ये सेल आपके डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, किडनी में। तो अपन इस टाइप के स्पेसिफिकेशन को क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। उनको किडनी का कंडीशन मिल गया इसलिए वो किडनी में डेवलप हो गए। समझ में आया कि यहाँ तक, हाँ अब समझ में आ गया। हाँ चलो, सर। तो ये हो गया आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आपका रेगुलेटरी होता है। तो यहां पे लिख लेना ऑटोनॉमस में, ये नॉन रेगुलेटरी होता है, ठीक है ना, ये नॉन रेगुलेटरी होता है। मतलब जो सेल को आपने निकाला है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइप, दैट इज सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन। सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इन ड्रोसोफिला में जो एग सेल है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला में एग सेल जो है इसमें ये फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है। फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस जब रेप्लिकेट करता है तो इसमें आपका सेल डिवीजन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास में एक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस रहेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस आपका। जैसे अपन ने सेल साइकिल पढ़ा ना, सेल साइकिल में क्या होता है, पहले सेल आपका एस फेज को कंप्लीट करता है, उसके बाद में G2 में एंटर करता है, उसके बाद M में, और M में क्या होता है, M में आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सबसे लास्ट में साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवाइड। तो जब तक सेल डिवाइड नहीं होता तब तक अपन नेक्स्ट रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्म, इसका रेशो बढ़ गया है। न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्म का रेशो बढ़ना मतलब क्या, साइटोप्लाज्म एक ही है बट न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है सिंक्शियम।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंशियम, जहां पे एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपके माइग्रेट करते हैं कहां पे, हेलो आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये जो न्यूक्लियस है ये आपके माइग्रेट करेंगे मार्जिन के पास में, और मार्जिन के पास में माइग्रेट करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक्सटेंड होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन अगर एक्सटेंड होता है तो इस पोर्शन को अगर आप फोकस करके देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपके मार्जिन के पास में चले गए, मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रहा है। मेम्ब्रेन एक्सटेंड होने के बाद में क्या होगा, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ में भी फ्यूज होना स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, और फाइनली अगर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है तो न्यूक्लियस आपके सेल में पैक हो जाएगा। तो आपके मार्जिन में पूरा क्या बन जाता है, यहाँ पे एक सेल का मोनोलेयर बनता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को या स्पेसिफिकेशन को क्या बोला जाता है, सिंशियल स्पेसिफिकेशन। इसको सिंशियल स्पेसिफिकेशन क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे अपन ने बोला है कि एक ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को अपन ने रखा है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें अपन ने फैक्टर्स को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग के पोर्शन में आपका अलग फैक्टर रहेगा, यहाँ पे आपका अलग फैक्टर रहेगा, यहाँ पे आपका अलग फैक्टर रहेगा। ये जो सेंटर वाला पोजीशन आपको दिख रहा है, ए और बी का जो मार्जिन रहेगा, यहाँ पे ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बी और सी जो है, यहाँ पे आपको बी और सी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ए जहां पे है वहां पे जीन एक्सप्रेशन अलग होगा, बी जहां पे है वहां पे जीन एक्सप्रेशन अलग होगा, और ए और बी दोनों जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे न्यूक्लियस में जीन एक्सप्रेशन अलग होगा। तो इसके बेसिस पे ही आपका क्या होता है, यहाँ पे टिश्यू का स्पेसिफिकेशन होता है, फेट डिसाइड होता है। इसलिए इसको बोला जाता है सिंशियल स्पेसिफिकेशन। जब अपन ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका जो स्पेसिफिकेशन है इसको आपको याद रखना है, ऑटोनॉमस, कंडीशनल एंड सिंशियल स्पेसिफिकेशन।